हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं 2017 पॉलिटिकल साइंस की पेपर 3 यानी पहले 2018 तक पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के 2 पेपर आते थे यूजीसी नेट में, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 कॉमन होता था और पेपर 2 और 3 जो होता था वो सब्जेक्ट का होता था। तो 2018 से पहले तक, 18 के बाद से 100 क्वेश्चन आने लगे। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन और पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन। तो ये आज मैं 2017 का क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आगामी आप कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हो, अगर सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और इसके अलावा मैंने कई ईयर का क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर रखा अपने चैनल पे, प्लेलिस्ट बनी हुई यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आप प्लीज़ उसे जाके देखना। इसके अलावा मैंने पॉलिटिकल साइंस की यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्लासेस भी ले रखी है। पॉलिटिकल थ्योरी की क्लासेस ले रखी है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की भी क्लासेस ले रखी है। तो एक बार आप ज़रूर प्लेलिस्ट को चेक करना, आपके लिए हेल्पफुल क्लास रहेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास, और किसी भी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है, आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, 2017 का ये क्वेश्चन है, नवंबर में ये एग्ज़ाम हुआ था। राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तर्क की शैली एवं तरीके में एकत्व। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड, मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगी, जो जो क्वेश्चन अगर एक्सप्लेन करने वाला रहेगा तो मैं उसे आपको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगी। अगला क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया गया है? तो किस शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेल्डन बॉलिन। सेल्डन बॉलिन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन दिया है इजाइव बर्लिन, कार्ल पॉपर, सेल्डन बॉलिन और माइकल ऑक्सफोर्ड। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपको, मैच द फॉलोइंग है, थिंकर्स। और ये देखो, अगला है, मौन सहमति, स्वयं से संबंधित, दूसरों से संबंधित कार्य, नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता, सुव्यवस्थित समाज। तो सबसे पहले मौन सहमति जो है, मौन सहमति किसने दिया है? तो ये जॉन लॉक। ठीक है, मौन सहमति में जॉन लॉक। फिर है स्वयं से संबंधित और दूसरे से संबंधित, स्वयं से संबंधित और दूसरे से संबंधित, ये है मिल का। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये ना क्वेश्चन ही ड्रॉप हो गया था क्योंकि इसमें मिल तो दिया नहीं है। ठीक है, ये स्वयं संबंधी या दूसरे संबंध पर परक वो, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। तो इस क्वेश्चन को आप, क्योंकि इसमें मिल दिया हुआ नहीं है, बेंथम दिया हुआ है, मिल नहीं दिया हुआ, तो इसको बेंथम की जगह इसको मिल देना चाहिए था। ठीक है, इजाई बर्लिन तो ठीक हो जाता और सुव्यवस्था ये हो जाता, बस यहाँ बेंथम की जगह इनको मिल देना चाहिए था। ये है, बाकी ये तीनों बाकी देखो, मौन सहमति लॉक का सही है, नकारात्मक सकारात्मक आपका इजाई बर्लिन का हो जाएगा, सुव्यवस्थित समाज रॉल्स का हो जाएगा, बट यहाँ स्वयं परक दूसरे संबंधित ये बेंथम का नहीं, मिल का हो जाएगा। ठीक है, ये इंग्लिश में क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, आप वीडियो को रोक के आप ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख लेना। अगला है फोर क्वेश्चन बोल रहा है, यह आशंका किसने व्यक्त की थी कि मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगा? ऐसा किसने बोला था? तो ऐसी बातें बैकुनी ने बोला था, ऑप्शन नंबर 3। अगला है फिफ्थ क्वेश्चन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है इस तथ्य के बावजूद कि रॉल्स के सिद्धांत की प्रबल प्रक्रियागत विशेषताएं हैं, इसे सामाजिक न्याय में प्रमुख योगदान के रूप में भी देखा जा सकता है। कारण बोल रहा है, वह साफ साफ बताते हैं कि समानता से सभी विचलनों के युक्त औचित्य की आवश्यकता है। तो ये इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही कह रहा है और सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे बनाओ, देखो इस तथ्य के बावजूद कि रॉल्स के सिद्धांत की प्रबल प्रक्रियागत विशेषताएं हैं, इसे सामाजिक न्याय में प्रमुख योगदान के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि वह साफ साफ बताते हैं कि समानता से सभी विचलनों से युक्ति संगत औचित्य की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिसरण सिद्धांत में किसके बीच अभिसरण की उल्लेख किया गया है? तो किसके अभिसरण का उल्लेख किया गया है? तो ये उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर असर्शन रीजन का है। देखो, लेनिन का शक्ति पर क्रांतिकारी कब्जा होना आकस्मिक शासन परिवर्तन के समान है तथा यह मार्क्सवाद को नकारता है, क्योंकि मार्क्स का विचार था कि कम्युनिस्ट पार्टी शांतिपूर्ण ढंग से शक्ति हाथिया लेगी। तो इसमें क्या है, ये लेनिन, तो इसका हो जाएगा ना, ये नहीं, मार्क्स का विचार था कम्युनिस्ट पार्टी शांतिपूर्ण ढंग से शक्ति हथिया लेगी। ऐसे शांतिपूर्ण बातें तो मार्क्स तो कभी बोले ही नहीं थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए इज राइट बट आर इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 3। इंग्लिश में क्वेश्चन देखना फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसकी क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था? तो ये वो कृषक वर्ग पे विशेष योगदान दिया है उन्होंने, कृषक वर्ग, बाकी तो सबने किया लेकिन इन्होंने कृषक वर्ग पे विशेष जोर दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, और एक बार मैं और बता दूं, माओ ने 1924 में हुनान में कृषकों को संगठित करने का कार्य किया। माओ कुओमिंतांग कृषक आंदोलन प्रशिक्षण संस्था का आचार्य भी बने। माओ के अनुसार किसानों को अपने ही पांव पर खड़े रहना चाहिए, उन्हें मजदूरों वर्ग के नेतृत्व पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा माओ ने बोला था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। किसने इस विचार का संदेह प्रकट किया कि लॉग गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे? तो ऐसा कौन बोले थे? ऑप्शन ए है टॉलविन, सेवाइन, मैकफर्सन, एस्क्राफ्ट। तो ऐसा बोले थे एस्क्राफ्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कौन राजनीतिक चिंतन अरस्तु के विचारों से पूरी तरह अस्वीकार किया है? ये बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है, ये हॉब्स ने उसके विचारों को पूरी तरह से अस्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर अब हो जाएगा आपका 11 क्वेश्चन, किसने रूसों को अधिनायक लोकतांत्रिक बताया है? तो किसने बताया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, जैकब टॉलमॉन ने बताया। जैकब टॉलमॉन ने बताया है किसको? रूसों को अधिनायक लोकतंत्रवादी। अगला है, हॉब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है न कि अधिकार, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि व्यक्ति के बीच सहमति जुटाना कठिन है। ठीक है, इन्होंने बोला था क्योंकि व्यक्ति के बीच सहमति जुटाना कठिन है। ऑप्शन क्या क्या था? ऑप्शन था सत्ता अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है, अधिकार कर्तव्य में शामिल है, सत्ता और अधिकार में एक अंतर्निहित टकराव है, तो नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन 13 क्वेश्चन है कि जो उनकी बुक है, मार्क्स की बुक, और उसमें क्या क्या विषय है इससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो आप देखो पहला क्वेश्चन है, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट, दास कैपिटल, एरिथिन्स ब्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट, क्रिटिक ऑफ गोता प्रोग्राम। तो इसका ए का हो जाएगा, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट का हो जाएगा आपको अलगाववाद। तो अलगाववाद हो गया आपका ये डी, मतलब फर्स्ट में 4 से हमारे एक ही आंसर आ जाता। फिर हम मिलता है दास कैपिटल, क्या है दास कैपिटल में आपको अधिशेष मूल्य है। फिर है बोनापार्ट ने राज्य के अपेक्षिक स्वायत्तता, क्रिटिक ऑफ गोता प्रोग्राम में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
इंग्लिश में क्वेश्चन देखना आप देख लो, इसको जो इंग्लिश में करना चाहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मैकियावेली ने राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही है? तो क्या राजनीतिक के बारे में सही है? तो पहला ऑप्शन है, इसमें प्राचीन रोम की देवत्व प्रदान किया गया है। बी है, इसमें इतिहास का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है ताकि शासन कला सीखी जा सके। सी है, राजा या शासक की सफलता हेतु निजी सेना की आवश्यकता बताई गई है। डी है, इटली के नैतिक पतन हेतु धर्म को दोषी बताया गया है। तो इसका आंसर फर्स्ट एंड सेकंड, ए एंड बी इज ये ऑप्शन, ये 14 का हो जाएगा, ए एंड बी सही हो गया। अगला है, गांधी जी ने स्वयं को किस रूप में बताया है? तो गांधी जी ने स्वयं को किस रूप में बताया है? ये तो बहुत बार एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको दार्शनिक अराजकतावादी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान के संबंध में सही है? अरस्तु के योगदान के संबंध में ए है, तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन। बी है, राजनीति के एक अनुभविक विज्ञान का विकास करना। सी है, आदर्श प्रकार पर पहुंचना। डी है, अमूर्त विचारों को व्यवहार में लागू करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट ए बी इज द राइट है, सही है। ये क्या क्या सही है? तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन और राजनीति के एक अनुभविक विज्ञान का विकास करना, ऑप्शन ये है। अगला है 17 क्वेश्चन, नव संस्थावाद बल देता है। तो नव संस्थावाद संस्थाओं तथा व्यक्तियों के बीच संतुलन पर बल देता है। नव संस्थावाद क्या है? संस्था और व्यक्ति दोनों पे बल देता है, दोनों के संतुलन पे बल देता है। अगला है 18 क्वेश्चन, ईस्टर्न ने वर्ष 1969 में राजनीतिक विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया है? तो किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया है? तो वास्तविक क्रांति, ऑप्शन ये सेकंड हो जाएगा। देखो मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डेविड ईस्टर्न ने वर्ष 1969 में राजनीतिक विज्ञान में वास्तविक क्रांति के जरिए अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया। सितंबर 1969 में न्यूयॉर्क में अमेरिकी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के अंतर्गत ईस्टर्न ने तत्कालीन राजनीतिक अनुसंधान की स्थिति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया, जिससे राजनीतिक अध्ययन को कठोर वैज्ञानिक अनुशासन में ढालने की कोशिश की जा रही थी। ईस्टर्न ने उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की उद्घोषणा की। उत्तर व्यवहारवादी की मान्यता के अनुसार राजनीतिक अनुसंधान में तकनीक का उतना महत्व नहीं है जितना सार तत्व का। इसके अनुसार जब राजनीतिक विज्ञान को सामाजिक परिवर्तन की ओर ध्यान देना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद का मानना है कि सार ज्ञान मूल्यों की आधारशिला पर टिका है, अतः यदि मूल्यों को ज्ञान की प्रेरणा शक्ति नहीं माना जाता तो ज्ञान के दुरुपयोग का खतरा बना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के आप देखो, इंग्लिश में क्वेश्चन आप देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 है। 19 क्वेश्चन, उदारवाद राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आवश्यक रूपरेखा प्रदान की गई है। तो आवश्यक रूपरेखा किसने प्रदान की है? तो स्मिथ के द्वारा प्रदान की गई उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आवश्यक रूपरेखा, ऑप्शन नंबर डी। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है यूजीसी नेट के। यहाँ पे काफ़ी एग्जाम, अगर कोई भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी दे रहे हो उसके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है। साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के भी अगर किसी भी स्टेट की वैकेंसी आई है उसमें भी आपको हेल्प करेगा। साथ में यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एज इट इज तो नहीं लेता, बस उसको मॉडिफाई करके जरूर लेता है। अगर आपने अभी जून वाला एग्जाम दिया उसमें भी आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछा गया है, और हर ईयर में आपने देखा होगा। मैं 2024 से लेके 2010 तक के पूरे क्वेश्चन आपको करा दूंगी ताकि आपका पूरे अच्छे से, साथ में मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी, तो आपको जो उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनेगा आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 20, ग्रेट ब्रिटेन में
अलिखित संविधान के विकास की मुख्य कारण क्या है? क्यों वहाँ पे अलिखित संविधान है? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम। ऑप्शन है अविच्छिन्नता और परिवर्तन का शांतिपूर्ण ढंग से अनुसरण करने की ब्रिटिश प्रथा। ऑप्शन बी है परंपराओं के कानून समान पवित्र मान लेने की ब्रिटिश मान्यता परंतु न्यायालय के वाद योग्य नहीं। यह ब्रिटिश धारणा कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता। ब्रिटेन में सामान्य कानून परंपरा। यही है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर है ये वाला क्वेश्चन भी आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपने क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए आपको रिवीजन मस्ट है। बिना रिवीजन किए कोई भी एग्जाम आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करो, कॉन्सेप्ट को पढ़ो, बार बार उसे पढ़ो, तभी वो अच्छे से याद हो। नहीं तो एग्जाम के टाइम में आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या बोलते हैं, किस देश में एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण किया गया है? तो किस देश में किया गया है? तो यूके में, मतलब ब्रिटेन में किया गया है। एक बार जो अध्यक्ष होगा वो सदा के लिए अध्यक्ष होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अगला, उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अधिकार को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया? ये भी आपने बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है, आपने बहुत बार देखा होगा यूएसए से, और हमारे संविधान में भी इसी से यूएसए से न्यायिक पुनर्निरीक्षण का लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायपालिका के उल्लेखनीय हस्तक्षेप द्वारा व्यक्ति के नागरिक अधिकार का विकास हुआ है? तो किस देश में ऐसा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी यूएसए में। ऑप्शन नंबर सी ये यूएसए। अब ये भी क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जामों में एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट पास दी पोस्ट, द्वितीय मत प्रणाली, वैकल्पिक मत, अतिरिक्त सदस्य प्रणाली। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर, आपको मैच मैं कर देती हूँ। देखो, फर्स्ट पास दी पोस्ट जो हमारे देश में भी जो पहला अधिकतम वोट जो लेता है वही विजेता होता है, उसी को बोलते हैं फर्स्ट पास दी पोस्ट। ये यूएसए में है, तो ए में हो जाएगा आपका 3। ए में 3 से आप एक से ही आपका आंसर मिल जाता है, बट मैं सारे को कर देती हूँ। द्वितीय मत प्रणाली कहाँ पे? फ्रांस में है द्वितीय मत प्रणाली, सेकेंड बैलेट सिस्टम। वैकल्पिक मत प्रणाली ऑस्ट्रेलिया में है, वैकल्पिक मत प्रणाली ऑस्ट्रेलिया में है। और अतिरिक्त सदस्य प्रणाली आपको जर्मनी में है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर देखो, ए में हो जाएगा 3rd, बी में हो जाएगा फर्स्ट फ्रांस, वैकल्पिक मत हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, अतिरिक्त सदस्य हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा हो चुका है, ये देखिए 25 से हो जाए, इंग्लिश वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन बोल रहा है 1950 के दशक में विकास के सिद्धांत यथा व्यवहारवाद एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया क्योंकि वे स्थानीय रूप से सीमित रह गए, क्योंकि उनका जो उद्भव है वो उनका उद्भव युद्ध के दौरान हुआ तथा परिणाम स्वरूप पक्षपात हुआ। तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा। 25 का आंसर आपका ए है। दोनों सही बोल रहा, सही स्पष्टीकरण है। अब क्वेश्चन नंबर 26, राजनीतिक समाजीकरण का संबंध। तो राजनीतिक समाजीकरण का संबंध राजनीतिक विचारों की निर्माण प्रक्रिया से है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 26 का। 27 है जन भागीदारी सांस्कृतिक संबंधित थी। तो जन भागीदारी सांस्कृतिक संबंधित थी, किससे संबंधित थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये क्या है, जन भागीदारी तात्कालिक साम्यवादी शासन से। तो ऑप्शन ए तात्कालिक साम्यवादी शासन से जन भागीदारी सांस्कृतिक संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ये क्या है। ठीक है, देखो, जन भागीदारी संस्कृति सब्जेक्ट पार्टिसिपेशन कल्चर का संबंध तत्कालीन साम्यवादी शासन प्रणाली से है। उल्लेखनीय है कि आमंड ने राजनीतिक संस्कृति का त्रिपक्षीय विभाजन प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है: संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति जिसको पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर बोलते हैं, फिर अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति सब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर, और तीसरा है सहभागी
पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। आलमंड ने मिश्रित किस्म के राजनीतिक संस्कृति का भी उल्लेख किया है जो इस प्रकार है। संकीर्ण अधीनस्थ सहभागी राजनीतिक संस्कृति। क्या है मिश्रण वाला? संकीर्ण अधीनस्थ सहभागी, जो तीनों का मिक्स रूप है जिसमें तीनों आ जाते, संकीर्ण अधीनस्थ और सहभागी। पेरोकियल सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। अधीनस्थ सहभागी राजनीतिक संस्कृति, संकीर्ण सहभागी राजनीतिक संस्कृति, एक नागरिक संस्कृति। तो ये जो बोलते हैं गैब्रियल आलमंड और सिडनी बर्बा ने द सिविक कल्चर। अब इनकी बुक भी पूछ देता है किनकी है। गैब्रियल आलमंड और सिडनी बर्बा की क्या बुक का नाम है? द सिविक कल्चर। 1963 में आलमंड एवं पॉवेल ने राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा किसी, देखो अब ये आलमंड और सिडनी बर्बा की सिविक कल्चर, और आलमंड और पॉवेल ने राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों के रूप में राजनीतिक के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति और अभिविन्यास के प्रतिमान के रूप में दी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि राजनीतिक विविधता तथा संकीर्ण तथा संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है? तो ऐसा बोलते थे लॉसवेल। और लॉसवेल ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन नंबर 29, हंटिंगटन ने आधुनिक सिद्धांत का आलोचक है क्योंकि इस सिद्धांत में ध्यान नहीं रखा गया है। तो इस सिद्धांत में किसका ध्यान नहीं रखा गया है? ये क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है ना, 29 हो जाएगा, एक मिनट मैं बताती हूँ। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हो जाएगा परंपरा समाज में अनेक स्पर्धी मूल्य प्रणालियों तथा सांस्कृतिक की उपस्थिति। तो देखो, हंटिंगटन ने आधुनिक सिद्धांत के आलोचक हैं क्योंकि इस सिद्धांत में पारंपरिक समाज में अनेक स्पर्धी मूल्य प्रणाली तथा संस्कृति की उपस्थिति का ध्यान नहीं रखा गया। अपनी महत्वपूर्ण कृति पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी 1968 के अंतर्गत यह तर्क दिया कि राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण में सीधा संबंध नहीं है। उसके अनुसार प्राचीन काल में अनेक राजनीतिक प्रणाली आधुनिक पश्चिमी प्रणाली से कहीं अधिक विकसित थी। उदाहरण स्वरूप प्राचीन भारत, चीन, यूनान, रोम और मिस्र की राजनीतिक प्रणाली अत्यंत विकसित थी। हंटिंगटन ने कहा है कि विकासशील देशों में आधुनिकीकरण की होड़ राजनीतिक अव्यवस्था पैदा कर देती है जिसका परिणाम राजनीतिक हास्य के रूप में सामने आया। हंटिंगटन के अनुसार यदि राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक संस्था का निर्माण साथ साथ चल सके तो राजनीतिक हास्य को रोका जा सकता है। हंटिंगटन के अनुसार निर्धन देशों की राजनीतिक प्रणाली इसलिए अस्थिर नहीं है कि देश निर्धन है, बल्कि ये इसलिए अस्थिर है कि देश धनवान बनने की होड़ में अपना संतुलन कायम नहीं रख पा रहे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया। अगला इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसने अभिजनवाद के आर्थिक उपागम प्रदान किए? तो अभिजनवाद के आर्थिक उपागम में वर्नहिम ने, मैनेजरियल रेवोल्यूशन इनकी बुक है, ये ऑप्शन नंबर 4 इनकी बुक है, मैनेजरियल रेवोल्यूशन 1942। ठीक है, ये याद रखना। अगला है क्वेश्चन है आपका, किसके अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य अखंड जाल अंतर्गुरुफित 3 विशिष्ट तत्वों के रूप में राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र तथा सामाजिक क्रांति के लक्ष्य त्रयी को प्राप्त करना है? तो ये हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी, ग्रेवियल ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर 3 ग्रेवियल ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर 3। अगला है 32 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से भारत आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का उपयोग करने पर राज्य द्वारा युक्त निर्बंध की परिधि में आता है? तो ये 32 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी, सारा हो जाएगा। राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, OABC।
ठीक है, 19 में ऑप्शन नंबर ए बी सी। अगला है, एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति करने के बाद उसके उद्घोषणा कितने समय तक जारी रह सकता है? तो इसके उद्घोषणा असीमित अनिश्चित काल तक रह सकता है। अभी तक हमारे देश में कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगा है और न लगे, कोई अच्छी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो पहला ऑप्शन है, इनका निर्वाचन लोक अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमण द्वारा होता है। ऑप्शन बी है, इनका निर्वाचन लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। सी है, इसके निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होता है। डी है, वे राज्यसभा का सभापति होते हैं। तो इसका हो जाएगा 30, हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 यानी सारा कुछ सही है, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 30, अब इंग्लिश में क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप देख लो। यह निम्नलिखित मामलों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर से पहचान कीजिए। अब ये काल क्रमानुसार तो अभी भी काफी क्वेश्चन पूछे जा, इस बार भी जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें भी काल क्रमानुसार काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसको मैं ना आपको वही बता देती हूँ जो जो वो है। देखो इसका आंसर हो जाएगा पहले सी, पहले ये हो जाएगा, ये सी ए बी डी, यानी सबसे पहले सी, मैं इसका स्पेशन ही बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे। ये हुआ था आपको 1970, एक मिनट, 90, कर्सर से सही से लिखा नहीं जाता है फ्रेंड्स, मैं बोल देती हूँ आपको, आप लिख लो 1976, एक मिनट अगर कोशिश करती हूँ अगर हो जाए तो 1976 ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपको बंधुआ मजदूर वाला हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 1983, एसपी मेहता बनाम भारत संघ 1986 और बाल्को कर्मचारी संघ तथा भारत संघ 2001। तो बाल्को वाला सबसे लास्ट में हो जाएगा, ये बाल्को कर्मचारी, ये हो गया 2001, ये हो गया 2001 हो गया, और एसडी जब्बलपुर हो गया आपका 1976, एसपी मेहता हो जाएंगे आपको 1986 और नेक्स्ट बंधुआ मजदूर वाला हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1983, ठीक है 1983, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है, निम्नलिखित सिद्धांतों के उत्पत्ति के अनुच्छेद 356 के अनुसार संबंध में बम्बई मामले में दिए गए फैसले से हुई नीचे दी गई सही कूट क्या है? तो इसका सही कूट सारा कुछ सही है, एक बार मैं सारा पढ़ देती हूँ। देखो, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी की गई उद्घोषणा न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अधीन है। राज्य विधानसभा के उद्घोषणा जारी किए जाने के बाद तुरंत भंग नहीं किया जाना चाहिए। उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति मिलने के बाद ही राज्य विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार से यह बताने के लिए कहा जा सकता है कि उसे किस आधार पर अनुच्छेद 356 लागू करने का निर्णय लिया है। तो ये सारा कुछ सही है, 1 2 3 4। अगला है क्वेश्चन है आपका, न्यायमूर्ति पुंछी किससे संबंधित थे? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है पुंछी। तो पुंछी आयोग कब हुआ? तो ये ध्यान रखना क्योंकि बहुत सारे आयोग को कालक्रमानुसार सजाने दे दिया जाए, तो पुंछी आयोग आप याद रखिएगा 2007 पुंछी आयोग 2007। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको क्या करना है, ये हो गया, हम इंग्लिश में है क्वेश्चन, देख लो आप, इसको इंग्लिश में देखना है।
ठीक है, अब है कि ये राज्य वाला, ये भी देखो, अब इसमें ईस्वी सन दे दिया। ऐसे काल क्रमानुसार सजाने कितनी बार आपने देखा होगा एग्जामों में, बहुत सारे एग्जामों में ये आता। तो आपको हर स्टेट का एक तरह से समझ आना ही चाहिए कि कौन कब बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी असम हो जाएगा 85, और फिर हो गया मिजोरम हो गया 86, त्रिपुरा हो गया 88, और पंजाब हो गया आपका 85 जो भी लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया सही आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 क्वेश्चन, किस समिति का यह विचार है कि पंचायत, देखो पंचायत समिति से भी एक क्वेश्चन आना ही है ना, जो भी समिति दे दे, समिति में क्या बोला गया उससे क्वेश्चन आएगा। ये समिति को काल क्रमानुसार सजाने दे दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन तो आपको समिति को अच्छे से करना ही करना होगा। किस समिति का यह विचार था कि पंचायती राज संस्थाएं सम्यक ढंग से चलती रहती है यदि ग्रामीण भारत में विकास के पुरोध के रूप में उन्हें जिम्मेदारियां सौंपकर उन्हें समुचित ढंग से प्रोत्साहित किया जाए। तो ये हुआ था अशोक मेहता समिति में, जो 1977 में, ठीक है, 1977 में, ठीक है। अगला है, किस मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारत में राष्ट्रपति को पत्र लिखकर चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश की थी? तो ये किए थे आपको ये गोपाल स्वामी, ये ऑप्शन नंबर ये सेकंड। अगला है, असर्शन रीजन है कानून और व्यवस्था जिलाधीश की जिम्मेदारी है। कारण है, कानून व्यवस्था भारत में अभी भी एक प्रमुख समस्या है, ठीक है। कानून और व्यवस्था अभी भी भारत में एक समस्या है, सही बोल रहा है और सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अब मैं जल्दी जल्दी करा देती हूँ फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो। ये देखो, अब इसको भी आप, इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, ये देख लो, ठीक है। 52 क्वेश्चन देखो, एक साइड क्या दिया हुआ, स्टेट दिया हुआ है, और एक साइड उसके दल दिए हुए हैं, ठीक है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इसमें से जो आपको आता होगा वो आप लगा सकते थे, तो भी आपका सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का लोक जल शक्ति, एलजेपी जिसको बोलते हैं, ये हो गया। पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपका रेवोल्यूशन सोशलिस्ट, और उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपको अपना दल, और हरियाणा हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय लोक शक्ति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, टुवार्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट, ये किसने दिया था? टुवार्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट ये दिए थे सुनील नायर, ये ऑप्शन नंबर 4। फिर है, हमें मैच करना है 44 को हमें मैच करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं मिला देती हूँ, देखो ऑप्शन नंबर बी, तो ए में हो जाएगा आपका सेकंड, ए में सेकंड नायर यूनिवर्सिटी श्रमिक हित आधारित है, तो श्रमिक हित आधारित हिंदू मजदूर परिषद संस्थागत हित आधारित है, तो संस्थागत हित आधारित है आपका दिल्ली विश्वविद्यालय व्यावसायिक हित। ऐसे आप इसको पढ़ के भी आराम से लगा सकते थे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था ये। इंग्लिश में क्वेश्चन है, आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 45, आज मैं 50 क्वेश्चन तक इस पार्ट का कराऊंगी फ्रेंड, फिर 25 क्वेश्चन बचेंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी आपको। निम्नलिखित में भारत में राष्ट्र निर्माण की समस्या कौन सी है? नीचे दिए गए उत्तर को सही कीजिए। तो इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर, यानी इसमें हमें क्या एलिमिनेट करना था? एलिमिनेट करना था हमें, एक तो सी एलिमिनेट कर देते और हम ई एलिमिनेट कर देते, ठीक है, तो आंसर आ जाता आपका। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, एलिमिनेट करके एक एलिमिनेट कर देते तो आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सी सुधार प्रतिमान जिनकी पीटरसन ने परंपरागत लोक प्रशासन के विकल्प के रूप में पहचान की है? तो ये सारा हो जाएगा, बाजार प्रतिमान, भागीदारी आधारित राज प्रतिमान, न्याय सरकार प्रतिमान, विनियमित सरकार प्रतिमान। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इंग्लिश में क्वेश्चन है, उसे भी आप देख लें जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं। अगला है 47 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 47 बोल रहा है
कि निम्नलिखित, ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो गया क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रशासनिक चिंतकों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले हो जाए, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएंगे MP फॉलेट, यानी MP फॉलेट के बाद बिलोबी हो जाएंगे, बिलोबी के बाद रॉबर्ट डहल, सबसे बाद में रिक्स हो जाएंगे। अगला 40, निम्नलिखित में कौन विभागीय अध्यक्ष के 4P, ये तो आपने कितनी बार कर लू, 4P लूथर गुलिक, सॉरी मैं तो गुलिक, सॉरी उर्बिक नहीं, गुलिक, ठीक है। 49 है, 49 फिर असर्सन रीजन का क्वेश्चन है। मैं असर्सन रीजन पढ़ के आपको, 4P में आपको पता है ना क्या क्या होता है। 4P में होता है पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। 4P में पर्पस यानी प्रक्रिया, प्रोसेस मतलब ये पर्पस मतलब उद्देश्य, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, पर्सन मतलब व्यक्ति, प्लेस मतलब स्थान। 4P ये हो गया। और लूथर गुलिक ने क्या दिया था, पोस्ट को दिया था। ये भी मतलब ये तो छोटे छोटे एग्जामों में, जैसे TGT टाइप के एग्जामों में भी पूछा जाता है, ये मतलब बहुत ही वो क्वेश्चन है। अगला 49 क्या बोलता है, हर्बर्ट साइमन ने संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत को एक मशीन प्रतिमान सिद्धांत के रूप में खिल्ली उड़ाई है। ठीक, बस सही बात है। शास्त्रीय संगठन के औपचारिक संगठन भाग के प्रति अत्यधिक तल्लीन रहते हैं और यह मानव कारकों की कीमत है। तो दोनों सही है, सही एक्सप्लेन कर रहा है। मैंने फ्रेंड्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास ले रखी है UGC नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, मैं 2-3 दिन में उसको कंप्लीट करा दूंगी, क्योंकि भी एग्ज़ाम जल्दी हो गया था। अगर एग्ज़ाम अब तो 1 महीने तो है ही आपको, पॉलिटिकल मतलब UGC नेट 1 महीने की तो बाद ही होगा, 1 महीने से पहले तो नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम से 15 दिन पहले मिनिमम डेट तो निकालेगा, और अभी तो बैठक ही चल रही। तो आप समझ लो कि लास्ट जुलाई में ही आपका पेपर होगा। तो आपके पास 1 महीने पूरे अच्छे से तैयारी के लिए फिर से, अगर जिनका एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया था तो आप प्लीज़ फोकस करना, प्रीवियस ईयर को देखो MCQ करना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करना ही करना, आपने ऑलरेडी भी कर भी ली हो, उसको बार बार करना। और साथ में जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, जिसमें आपके क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, फिर उसके थ्योरेटिकल पार्ट को भी पढ़ना, तो आपका इस बार एग्ज़ाम अच्छा होगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो सूचना के अधिकार के संबंध में आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही नहीं है पूछ रहा, ठीक है। हमेशा एकदम एग्जाम में हड़बड़ी में कभी क्वेश्चन वो मत करना, ये ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कौन सा नहीं पूछ रहा। तो ये तीनों बाकी जो पूछा गया वो सही है। सूचना का अधिकार हमारे 12 अक्टूबर इतना को लागू है 2005 को। फिर सूचना स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरस्त कर दिया गया। फिर केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को गठन किया गया। तो ये तीनों सही है और ये गलत है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने मोस्ट एक्सपेक्ट मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए, साथ में मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो आपको आगामी कोई भी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है। इस पार्ट का भी 25 क्वेश्चन और बचा है, मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। अगर किसी भी वजह से ये क्लास हेल्पफुल लग रहा है, अगर आप प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।